नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द आदर्श डायलॉग। दोस्तों, आपने इस देश में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है 2014 से, उसके बाद से एक मुद्दा जिसे सरकार के खिलाफ सबसे मजबूत मुद्दा विपक्ष की तरफ से बनाने की कोशिश की गई, वह मुद्दा था मॉब लिंचिंग का। और आपने आज से पहले देखे होइएगा कि इस देश में जहाँ पे एक व्यक्ति का चोरी के आरोप में झारखंड में उस तबरेज अंसारी का कुछ लोगों ने भीड़ के रूप में उसको पीट-पीट के हत्या कर दिया। और एक घटना उत्तर प्रदेश में भी हुआ था अखलाक के साथ। इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। इस घटना का कोई समर्थन नहीं करता है। पर उस 2 घटनाओं पे और भी इस तरह की घटनाओं पे इस देश में एक जो मोमबत्ती गैंग, वो अवार्ड वापसी गैंग और लोकतंत्र, संविधान और अभिव्यक्ति की आज़ादी पे लड़ने और सड़क पे हिंसा करने वाले एक गैंग है, वो किस तरह से एक्टिव हो गए थे। उन घटनाओं के लिए यहाँ के नेता से लेके और फ़िल्म स्टार से लेके वो तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी लोग उस मामले को देश में ही नहीं, विदेशों तक में फैलाया था और विदेशी मीडिया से लेके और संस्थानों तक में ये मुद्दा उठाया गया था या उठाने की कोशिश की गई थी। इस पे काफ़ी लंबी-चौड़ी राजनीति हुआ इस देश में। जितना सबने भारत को बदनाम करने की अपनी पूरी क्षमता लगा दी और भारत को बदनाम किया। पर आज एक मामला अभी-अभी तमिलनाडु से आया है। तमिलनाडु में एक घटना घटी है, जो कि 15 से 16 दिन पुरानी हो चुकी है। और वह मॉब लिंचिंग किसी आम व्यक्ति या किसी चोर के साथ नहीं हुआ है या किसी गौकशी करने वाले के साथ नहीं हुआ है। वह मॉब लिंचिंग एक भारतीय सेना के जवान के साथ हुआ है और उसके साथ कोई आम इंसान उसका मॉब नहीं किया है, उसका लिंचिंग नहीं किया है। उसका लिंचिंग तमिलनाडु के सत्ताधारी दल डीएमके के पार्षद अपने 8-9 गुंडों के साथ मिलके किया है और जिसमें उस भारतीय जवान की जान चली गई। जो भारतीय जवान इस देश की सरहद की सुरक्षा के लिए अपने जान को न्यौछावर करके सीमाओं पे तैनात रहते हैं, वो भारतीय जवान अपने घर पे छुट्टी मनाने आए हुए थे और उसकी इस तरह से हत्या कर दी गई। उसकी एक तरह से निर्मम हत्या कर दी गई 8-9 गुंडों के द्वारा मिलके, जो सत्ताधारी दल के गुंडे हैं और उनका पार्षद है। और उस घटना पे इस देश में एकदम से चुप्पी है। कोई अवार्ड वापसी गैंग, कोई मोमबत्ती गैंग या कोई भी वो तथाकथित लोकतंत्र के रखवाले, संविधान के रखवाले और अभिव्यक्ति की आज़ादी के रखवाले जो बीड़ा उठा के इस देश में सड़कों पे संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की रक्षा के नाम पे दंगे फसाद करते हैं, गाड़ियां जलाते हैं, उनमें से कोई भी इस मामले को नहीं उठा रहा है और ना ही इनके पक्ष में कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन या कोई सरकार के विरोधी कोई आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? किसी एक व्यक्ति का अगर मॉब के द्वारा हत्या कर दी जाती है, तो उसके लिए तो किसी चोर बदमाश की अगर मॉब के द्वारा हत्या हो जाती है, तो उसके लिए तो पूरे देश को सर पे उठा के ये गैंग घूमते हैं। पर एक भारतीय जवान की हत्या हो गई मॉब के द्वारा और भी उसका मॉब लिंचिंग सत्ताधारी दल के नेता किया है। उसके खिलाफ कुछ नहीं, बिल्कुल चुप्पी साध लिया है पूरा गैंग। आप कल्पना कीजिए अगर यही घटना उत्तर भारत के किसी ऐसे प्रदेश में हुआ होता जहां भाजपा की सरकार है और उस भारतीय जनता पार्टी के कोई छोटा सा नेता भी अगर उसमें सम्मिलित होता मुख्य अभियुक्त के तौर पे, तो आज फिर ये मोमबत्ती गैंग, ये अवार्ड वापसी गैंग और ये तथाकथित अपने आपको जो संविधान के रखवाले लोकतंत्र बचाओ के नाम पे जो ये तथाकथित
रक्षक घूम रहे हैं, वो वो किस तरह से रोड पे नंगा नाच कर रहा होता। ये अवार्ड वापसी गैंग अपने अपने जो भी बचा खुचा अवार्ड होता है फिर से वापस करने जाते हैं। ये मोमबत्ती गैंग हाथों में मोमबत्ती लेके रोड पे घूम रहे होते। लेकिन एक भारतीय जवान के लिए ये सारे के सारे किस बिल में छुप गए हैं? इनके हलक की आवाज सूख गई है। कोई उस तमिलनाडु सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है कि आपका नेता, आपका पार्षद अपने 8-9 गुंडों को लेके एक भारतीय सेना के पूरे परिवार पे हमला कर देता है उसके घर पे जाके, और उसमें भारतीय सेना के एक जवान की जान चली जाती है और पुलिस उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ढूंढ रही है आज अब 10-15 दिन होने के बाद भी। तो जिस राज्य में राज्य सरकार का सीधा संरक्षण हो अपराधियों को, उसे कौन गिरफ्तार करेगा? और बेशर्मी की हद है कि उस राज्य का जो मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन, उसका कोई प्रतिक्रिया नहीं आया इस घटना पे। वो वही एम.के. स्टालिन है ना जो एक समय में रोहित वेमुला कांड में किस तरह से सरकार को घेर रहे थे, केंद्र सरकार को, जो कि पूरी की पूरी फर्जी निकली। और आज वही मुख्यमंत्री अपने प्रदेश में उनके ही नेता के द्वारा एक भारतीय सेना के जवान की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है और उस पर उनका एक शब्द नहीं निकल रहा है उनके मुंह से। और इससे आपको ये समझना चाहिए कि इस देश में जो लोकतंत्र बचाने के नाम पे, संविधान बचाने के नाम पे ये जो एक गैंग घूम रहा है, वो किस तरह से काम करता है। वह गैंग सिर्फ उसी राज्य में एक्टिव होता है जिस जिस राज्य में भाजपा की सरकार होती है। अगर किसी दूसरे राज्य में अगर इस तरह कोई घटना होता है तो वहां एक्टिव वो नहीं होते, वहां वो चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि वहां की जो घटना है वो इनको सूट नहीं करता है पॉलिटिकली, उस पर राजनीति नहीं कर सकते हैं। शर्म आती है इन जैसे तथाकथित लोकतंत्र और संविधान के ठेकेदारों के ऊपर, और इस ये वार्ड वापसी और मोमबत्ती गैंगों के ऊपर किस तरह से इनकी मानसिक दिवालियापन हो चुकी है कि ये विरोध भी करते तो सरकारों को देख के कि किस राज्य में किसका सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार होगी तो विरोध करेंगे, बीजेपी के छोड़ की दूसरी सरकार होगी तो विरोध नहीं करेंगे। और ये सेना के साथ कोई पहला घटना नहीं, इसी तरह का इससे पहले जो महाराष्ट्र में 2019 चुनाव के बाद एक तथाकथित एमबीए सरकार बनी थी जिसका आज, और उसमें जो मुख्यमंत्री की कुर्सी के लालच में जो सहयोगी बने थे शिवसेना, उनका मुखिया उद्धव ठाकरे, जिसका आज हाल ऐसा हो चुका है कि आने वाले दिनों में उसको कोई, उसके नाम राजनीति में रहेंगे विलुप्त हो जाएंगे, ये भी सोचने वाली विषय होगी। शायद इतिहास के पन्नों में उनका नाम रह जाएंगे और बाला साहब ठाकरे का, उसकी सरकार थी। और उस समय किस तरह से एक नेवी, पूर्व नेवी अफसर का इन्हीं शिव सैनिकों ने पीटा था उसके घर पे जाके उनको दौड़ा कर, उस पे भी कोई इस तथाकथित गैंगों का कोई प्रतिक्रिया नहीं था। इससे समझ में आता है कि इन लोग काम कैसे करते हैं। दरअसल तमिलनाडु में क्या हुआ है, कोई बहुत बड़ा दुश्मनी नहीं था, घटना तो बहुत बड़ा है, पर ये सिर्फ एक मामूली विवाद की वजह से किस तरह से राजनीतिक दल के नेताओं के ऊपर राजनीतिक संरक्षण का सनक होता है, वो इस घटना को देख के आप समझ सकते हैं। दरअसल 8 फरवरी को पोचमपल्ली के 33 वर्षीय प्रभाकरन, जो कि सेना में जवान है, उनकी 50 वर्षीय चिन्ना स्वामी के साथ पानी की टंकी पर कपड़ा धोने को लेकर बहस हो गई थी। चिन्ना स्वामी नाजौनाहल्ली से नगरपालिका के डीएमके पार्षद है। जानकारी के मुताबिक इस घटना से नाराज चिन्ना स्वामी ने अपने 9 साथियों के साथ उसी रात प्रभाकरन और उनके भाई प्रभु पर कथित तौर पर हमला कर दिया। प्रभु की शिकायत के आधार पर पुलिस ने चिन्ना स्वामी के बेटे राजा पंडित समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी कर लिया। कहा जा रहा है घटना के बाद चिन्ना स्वामी फरार हो गया। कृष्णागिरी पुलिस ने कहा कि सेना के एक जवान एम प्रभु की हत्या के आरोप में पुलिस डीएमके पार्षद चिन्ना स्वामी की तलाश कर रही है। 8 फरवरी को पोचमपल्ली गांव के प्रभाकरन की चिन्ना स्वामी के साथ उनके घर के पास पानी की टंकी पर कपड़े धोने
को लेकर बहस हुई थी, सिर्फ बहस हुई थी कपड़े धोने के लिए। उस बहस से गुस्साए चिन्ना स्वामी ने 9 लोगों के साथ मिलकर उसी शाम प्रभाकरण और उनके भाई प्रभु पर कथित तौर पर हत्या की हमला कर दिया। पुलिस ने कहा कि प्रभु की शिकायत के आधार पर कृष्णागिरी पुलिस ने चिन्ना स्वामी के बेटे राजा पांडे सहित 6 लोग गिरफ्तार किया है। हमले में गंभीर रूप से घायल हुए जवान की मंगलवार को एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। तो किस तरह से सिर्फ कपड़ा धोने के विवाद को इतना बड़ा विवाद मान लिया गया, जिसके लेकर सत्ताधारी दल के पार्षद उनके घर पे आके लोहे के रॉड, चाकू, इन सब चीजों से उनके ऊपर हमला कर दिया। और उस हमला में एम प्रभु की को इतना गंभीर चोट लगा कि इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और इस घटना का नेशनल मीडिया में, चाहे कहीं किसी भी कोई भी मोमबत्ती गैंग या कोई सा भी एक गैंग, ये वार्ड वापसी से लेके संविधान, लोकतंत्र बचाने वाले जो है तथाकथित गैंग है, इनमें से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और कोई किसी तरह का कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ है। तो समझ जाइए कि किस तरह से सरकारों के बीच भेद करके, सरकारों के बीच की भेद को जान के ये लोग विरोध करते हैं और समर्थन करते हैं, जो कि ये बहुत ही खराब स्थिति है इस देश के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।